केस स्प्रिंग मास में कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला। फर्स्ट केस जो सबसे सिंपल केस है, मास स्प्रिंग कांस्टेंट के, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे है अपनी, मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपसे कहा जा रहा है कि स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ पे है। सो दिस इज t इक्वल टू 0, स्प्रिंग रिलैक्स्ड, मतलब कोई एलोंगेशन कंप्रेशन कुछ नहीं है इसमें। इसमें सबसे आसान टाइम पीरियड, इसको डिराइव नहीं कर रहे, टाइम पीरियड हम ऑलरेडी कल इसके बारे में डिस्कस हो चुका है कि टाइम पीरियड इन केसेस में आता है 2 पाई रूट ऑफ मास बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के। हाँ, रही बात इसमें और चीजों की कि एम्पलीट्यूड वगैरह क्या बनेगा, तो वो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कितना एम्पलीट्यूड आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला याद रखा जाए या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, बिकॉज एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम क्या डिस्प्लेसमेंट ये मास कर सकता है इस पॉइंट से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर इस मास का कैलकुलेट करने को दिया जाए आपसे कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, दिस इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड ए। हालांकि दो ऑप्शन है, कल जो रिजल्ट बताया था वो भी यूज कर सकते हो या फिर चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन। कल जो रिजल्ट था वो हम लोग का ये वाला था, एम्पलीट्यूड निकालने का, रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस m by k, के बाई एम था शायद, क्या था, एम बाई के, m by k, एम बाई के इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये था रिजल्ट। हाँ, तो इसको यूज कर सकते हैं यार, जिसमें एक्स नॉट था कि इनिशियल कितना एलोंगेशन या कंप्रेशन है, तो इनिशियली कोई एलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं, यानी कि एक्स नॉट को डायरेक्टली 0 पुट कर दीजिए। सो क्लियरली इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी एम बाई के स्क्वायर रूट में एंड देन दिस वी नॉट। और इसका फाई नॉट क्या बनेगा कल वाले ही कंसेप्ट से, अगर ये बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है, 0, फाई नॉट 0 हो गया। बस इसी की प्रैक्टिस करनी है, जो कल डिस्कस हुआ ना उसको पूरी तरीके से आज प्रैक्टिस करनी है। तो एम्पलीट्यूड देखो 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो एम्पलीट्यूड निकालने को दिया जाता है, या फिर एसएचएम का फेज कांस्टेंट होता है, या फिर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आप डायरेक्टली यूज करोगे टाइम पीरियड के लिए 2 पाई रूट एम बाई के का। फर्स्ट केस। सेकंड केस में सपोज मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है इस क्वेश्चन में, मतलब कि आप कह दीजिए कि ये रिलैक्स्ड स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट के है और ये मास स्टार्ट होता है, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट हुआ है, बट इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाई जा रही है F। हम लोगों ने इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। अब इसमें टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फाई नॉट, ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तो कैसे निकालेंगे देखो। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको हमेशा याद रखना कि स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में, मतलब जिसमें स्प्रिंग और ब्लॉक हो, स्प्रिंग एंड ब्लॉक, उनके टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा ही 2 पाई रूट एम बाई के रखेंगे। इसको डिराइव करने का और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। एज लॉन्ग एज, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, एज लॉन्ग एज अदर देन स्प्रिंग फोर्स, अदर देन स्प्रिंग फोर्स, नो अदर वेरिएबल फोर्स इज प्रेजेंट। as long as other than the spring force no other variable force is present, time period is directly 2 pi root m by k, without further कोई प्रूफ नहीं चाहिए इसमें। तो हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम वेरिएबल फोर्स लगाते तो बात अलग हो जाती, बट क्योंकि आप कांस्टेंट लगा रहे हो तो आप कितनी भी कांस्टेंट फोर्सेस लगा ले इस मास के ऊपर, स्प्रिंग के अलावा जितनी भी कांस्टेंट फोर्स लगा लीजिए, टाइम पीरियड स्टिल 2 पाई रूट m by k होता है विदाउट एनी प्रूफ। सो टाइम पीरियड इस केस में भी 2 पाई रूट एम बाई के होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से लिख लीजिएगा। कंडीशन है एज लॉन्ग एज द अदर फोर्सेस, स्प्रिंग के अलावा, वो सब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन की। सेकंड पॉइंट,
व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो पहली बात ये बताइए क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका, मतलब क्या इस टाइम पर रिजल्टेंट फोर्स इस मास पर जीरो है। आंसर होगा नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा इस टाइम पर, क्योंकि अगर स्प्रिंग रिलैक्स है तो स्प्रिंग की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, बट ये कैपिटल एफ लग रहा है यहाँ पर, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आ रहा हमारा, मतलब ये नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ फर्दर डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगा, मतलब कुछ डिस्टेंस जब ये आगे ट्रेवल कर जाएगा तो राइट साइड हमारा एफ वाला फोर्स रहेगा, और जितना आगे मूव करेगा उतना स्प्रिंग एलोंगेट करेगी, उस वजह से एक स्प्रिंग की भी फोर्स बैकवर्ड आ जाएगी। सपोज ये एक्स नॉट मूव किया तो ये के एक्स नॉट, और जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब कैपिटल एफ और के एक्स नॉट को बैलेंस किया जाए, मतलब कि एक्स नॉट बराबर एफ अपॉन के, यानी जब ये एफ बाई के डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर जाएगा तब जाकर के इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। और इस हिसाब से फाई नॉट की जो वैल्यू बनेगी इस क्वेश्चन में, हम लोग को याद होना चाहिए कि जो कंसेप्ट बताया गया है फाई नॉट को निकालने का, वो हमने ग्राफ के थ्रू बताया था आपको, अगर हम रिकॉल कर पाए, और उसमें ये कहा गया था कि हाँ एक साइन फंक्शन प्लॉट करके रखो आप, और बड़ा आसान तरीका है फाई नॉट देखने का। तो ये बताओ क्या हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर देखा जाए क्या हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक कहाँ जहां से स्टार्ट किया है वो रेस्ट पे है, और एसएचएम में बहुत क्लियर ध्यान रखना होता है, मतलब बहुत सिंपल पॉइंट है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब आप अपने एसएचएम के एक्सट्रीम पॉइंट पर हो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब एसएचएम का आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब द पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो या फिर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब हम एक्सट्रीम पॉइंट पर हैं, और बाय डेफिनेशन एक्सट्रीम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आती है उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो जब आप रेस्ट पे हो यानी कि जीरो वेलोसिटी पर, तो इसका मतलब ये एसएचएम का एक्सट्रीम पॉइंट है, और जब ये इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम के बीच में ये जो डिस्टेंस बनेगी यही डिस्टेंस बाय डेफिनेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहलाता है। तो इसमें फर्दर बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए डेफिनेशन का यूज करके कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि एफ अपॉन के हुआ। फिर आते हैं फाई नॉट के ऊपर, फाई नॉट निकालते हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और लेफ्ट साइड हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है, तो आप ये नोटिस करो कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, मतलब कि टाइम जीरो जो था वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट से नेगेटिव साइड था, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस ए कहा जाएगा। अगर ये एम्पलीट्यूड हुआ और राइट साइड पॉजिटिव है लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से माइनस ए डिस्टेंस पीछे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो माइनस ए इस ग्राफ में यहाँ कहीं पर आता था, और उसके सामने कौन सा फेज एंगल बनता था माइनस ए के करस्पॉन्डिंग, अगर देखे फेज एंगल ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो वो 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 2। एंड फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनती थी दैट एक्स वाज इक्वल टू कैपिटल ए, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो एक्स की जगह पर ए मतलब ए की जगह एफ अपॉन के लिखेंगे, साइन ओमेगा की जगह पर रूट के बाई एम लिखते हो, ओमेगा इज रूट के बाई एम into t and plus phi naught is in this question is 3 pi by 2। बट एक बार और याद करिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये x से हम लोग को क्या मालूम चलेगा, अगर पूछा रही ये x जो है कल की क्लास में काफी कंफ्यूजन पोजीशन, लेकिन कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट के आगे की, इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे, ये ध्यान रखना होता है। जैसे x जो होता है ये पोजीशन फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट।
सो तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन टाइम पीरियड पे ही आते हैं, बट फिर भी हम लोग प्रिकॉशनरी मतलब ये मानते हुए कि भाई ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो फाइन नोट वगैरह की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे आपसे कहा जाए, मान लो इन अ थर्ड प्रॉब्लम कि इन्हीं में आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का यूज कर लेते हो, तो उन केसेस में जहां पर स्प्रिंग्स की कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, मतलब मल्टीपल स्प्रिंग्स ऐड कर देते हो, तो अगर सीरीज में मासेस के साथ स्प्रिंग ऐड करते हो K1 K2, तो इनके टाइम पीरियड्स को निकालने के लिए 2 पाई रूट हाँ m अपॉन K इफेक्टिव लगाते हैं, और K इफेक्टिव निकालने के लिए भी फॉर्मूला यूज करते हैं स्प्रिंग्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वो फॉर्मूला कहते हो 1 अपॉन K इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। क्या इसका प्रूफ चाहिए आपको, या फिर इसको आगे बढ़ जाए? नो सर, फेमिलियर हो गए इसको, ठीक है। क्योंकि थोड़ा टाइम बचेगा तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। और देन फोर्थ पॉइंट जो आता है वो ये कहता है कि भाई अगर हम पैरेलल में स्प्रिंग्स लगाते हैं तो उस केस में मतलब अगर K1 एंड K2 कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो टाइम पीरियड को निकालने के लिए इसमें भी आप फॉर्मूला 2 बाई रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट या K इफेक्टिव लगाते हो, बट इसमें K इफेक्टिव की वैल्यू K1 प्लस K2, ये दो केस लेते हो। तो ये आपका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है, जहां पर जरूरत होगी तुरंत बोल देना, मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा। इसी में ना एक तीसरा केस भी आता है, थर्ड केस, जिसको हम सैंडविच ब्लॉक बोलते हैं। सैंडविच ब्लॉक मतलब क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ब्लॉक बिटवीन द टू स्प्रिंग्स होता है। अ ब्लॉक बिटवीन टू स्प्रिंग्स। K1 K2, इसके लिए भी सेम कंसेप्ट लगाते हैं यार। K1 प्लस मतलब अगर K2, ये हाँ सेम कंसेप्ट यही वाला है, K इफेक्टिव। ये जो K इफेक्टिव है यही K इफेक्टिव यहाँ भी आता है, अगर ये सैंडविच वाले केस में है, मतलब इधर भी स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों स्प्रिंग्स के बीच में है, तो भी आप सेम K इफेक्टिव लगाते हैं। इस क्वेश्चन में भी K1 प्लस K2। इनके अलावा थोड़े से और कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे ना, तो ये जो K हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसके बारे में भी एक पॉइंट है। जो मेरा इलास्टिसिटी चैप्टर है उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया जाता है, सपोज हमारे पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ L हो, ओरिजिनल लेंथ L, एंड सपोज इसको खींच करके मतलब पुल करें और पुल करके इसको एलोंगेट कर देते हैं। तो अगर हम किसी वायर को एलोंगेट करते हैं एंड सपोज वो x अमाउंट से एलोंगेट हो गया, तो इलास्टिसिटी चैप्टर में एलोंगेशन बाय द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस, एक्चुअली एलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और उसमें यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस आता है। एंड स्ट्रेस डिफाइंड एज, सपोज अगर आप F फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो तो स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं F फोर्स डिवाइडेड बाय द जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहां पर फोर्स लगाया गया है। और इस हिसाब से इलास्टिसिटी के अंदर फोर्स की वैल्यू बनती है y इंटू ए अपॉन लेंथ और इंटू एक्स। और एक्चुअली ये जो y a बाई एल है इसी को हम अपना कांस्टेंट k कहते हैं। F इक्वल टू दिस इज k इंटू एक्स, जो कि स्प्रिंग में भी पढ़ते हो आप। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। एंड इसीलिए कहा जाता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाया जाता है। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम आएगा, जितनी कम लेंथ होती है उतना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन से पूछते हैं यार, स्प्रिंग के और एल के रिलेशन पे। वो ये कहते हैं, पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं कि अगर एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल है और उसका कांस्टेंट के है, और उसके बाद इसको आप कट कर देते हो और कट करके दो छोटी स्प्रिंग्स बनाए अगर, जिसमें एक स्प्रिंग हमारा L/3 लेंथ का है और एक स्प्रिंग हमारा 2L/3 लेंथ का है सपोज दैट, तो ऐसे में जो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स आएंगे, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट हाँ लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में है,
इस वजह से क्या करते हैं कि अगर हमारी लेंथ 1/3 हो रही है तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, और अगर लेंथ 2/3 हो रही है 2/3 तो इसका इनवर्स यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ के। ये आपका चौथा कंसेप्ट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ का रिलेशन, जिसका प्रूफ इलास्टिसिटी में है एक्चुअली ये। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं मैं मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सपोज आपसे कहा जाए कि अ ब्लॉक oscillates with a spring and with a time period capital T, TP, time period is capital T, और उसके बाद कहा जाए कि स्प्रिंग इज कट इन स्मॉल n इक्वल पार्ट्स, स्मॉल n इक्वल पार्ट्स, एंड देन उसके बाद कहा जाए कि ऑल पार्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, all parts connected in parallel, find the new time period। तो देख लो तो इसको भी है। ठीक है, मतलब मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको क्लास के बाद कोई और क्वेश्चन लगाने की जरूरत ना पड़े, जितना है मैक्सिमम हम लोग क्लास में कवर कर लेंगे। तो पहले जब वो टाइम पीरियड टी था, पुराना वाला टाइम पीरियड, तो प्रीवियस टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2π√m/k, पहला वाला। उसके बाद कट इन द n इक्वल पार्ट्स, तो ऐसे में हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा जब इसको n आइडेंटिकल पार्ट्स में कट कर देंगे, NK। तो हाँ ईच पार्ट, राइट, बिकॉज लेंथ अगर 1/n होगी तो कांस्टेंट में n मल्टीप्लाई होगा, तो ईच पार्ट विल बी n into k। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k1 + k2 + k3 + k4 + k5, तो अगर n into k के n पार्ट्स पैरेलल में लगाए जाएंगे तो n into k + n into k + n into k + n into k n टाइम्स करेंगे। इसका मतलब जो k इफेक्टिव आएगा nk + nk + nk + n, वो n स्क्वायर k आ जाएगा। और अगर k इफेक्टिव n स्क्वायर k आ जाएगा तो जो नया टाइम पीरियड बनेगा उसको हम t डैश कह दें अगर, तो दिस न्यू टाइम पीरियड विल बी 2π√m upon n square k, which means new time period will be previous time period divided by n। पहले वाले का 1/n टाइम्स हो जाएगा। इस टाइप के भी आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब ये ठीक है, यहाँ तक बोले थे तो आगे बढ़ जाए सर, कोई दिक्कत ना हो। यस सर। ठीक है, ओके जी। और क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें काफी वैरायटी है क्वेश्चंस की। 6th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है बट वो सीरीज पैरेलल वगैरह नहीं है। ये क्वेश्चन HCB में मिल जाएगा आपको। उसमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि एक मास है, उसके साथ हमने सपोज एक स्प्रिंग लगाई, सपोज K1 कांस्टेंट की, और उसके बाद दो स्प्रिंग्स इससे कुछ एंगल पर कनेक्टेड है। ये प्रॉब्लम आप HCB में देख सकते हो, सिंपल हार्मोनिक वाले चैप्टर में उसमें है ये कि इस तरीके से स्प्रिंग्स लगाएंगे, और ये स्प्रिंग्स K2 और K2 कांस्टेंट की है, और प्लस ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इक्वल एंगल थीटा पे है। फिर आपसे कहा जाता है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अलोंग, सपोज ये डॉटेड लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, ये कहा जाए आपसे टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अलोंग द एक्स एक्सिस। अटेम्प्ट करना चाहोगे इसको या बता दे?
इसमें दो की वर्ड है प्रॉब्लम्स में, जो की वर्ड होते हैं, मतलब जो हमारा अटेंशन चाहिए जहां पर, एक तो है कि स्मॉल ऑसिलेशंस एंड दूसरा है अलोंग द एक्स एक्सिस। इनकी इंपॉर्टेंस क्या इंपॉर्टेंस है देखो, अगर ये कैपिटल एम मास, स्टेटमेंट पर ध्यान से सुनना है, अगर इस कैपिटल एम मास को हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट देते हैं, सपोज एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करें अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इसको कुछ डिस्प्लेस करें अगर, तो नेचुरल सी बात है ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएंगी। अगर हम बड़ा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसमें क्या सिचुएशन बन जाएगी, अगर इस मास को बहुत ज्यादा अमाउंट से डिस्प्लेस करके यहां तक ले आए, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, तो आपको नहीं लगता कि ये जो थीटा एंगल है ये बदल जाएगा? मतलब कि एक स्प्रिंग यहां पर है, यहां पर कुछ मास अटैच है, उसके बाद इधर स्प्रिंग लगी हुई है। अभी मैं डायग्राम के लिए सिर्फ एक स्प्रिंग दिखा रहे हैं आपको, दूसरी स्प्रिंग डायग्राम में दिखाएंगे नहीं। ये थीटा एंगल, अगर मैं यही वाला मास थोड़ा सा आगे लेके आऊं यहाँ कहीं पर, और ये स्प्रिंग ऐसे हो जाए, तो क्या ये वेरिएबल एंगल नहीं बन जाएगा? यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल चेंज नहीं कर जाएगा, इनफैक्ट ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ये थीटा प्लस कुछ डेल्टा थीटा बन जाएगा। यस सर। ठीक, लेकिन अगर ये बहुत छोटा डिस्टेंस हो तो, ये तो बड़ा डिस्टेंस है, बट अगर ये बहुत छोटा डिस्टेंस हो, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हो, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हो, तो क्या तब भी इस एंगल में और इस एंगल में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, या फिर एक नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा? सोच के देखिए आप। तो मतलब अगर ये अमाउंट आपका x है, तो जब आप लिमिट लगा दोगे दैट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चेंज ऑफ एंगल डेल्टा थीटा है वो भी आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो उस केस में इस मतलब इसी पॉइंट के लिए क्वेश्चन में कहा गया है स्मॉल ऑसिलेशन, दैट मींस कि आप वेरिएशन इन थीटा को इग्नोर कर सकते हो, कि थीटा में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। यहाँ तक ठीक है भाई, थीटा का वेरिएशन इग्नोर कर सकते हैं? यस सर। यस राइट। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट देखिए, जो ये स्प्रिंग है जिसको हम K1 कह रहे हैं, अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि ये स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगी बाय द xy, जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगी। और ये भी ऑब्वियस है कि ये वाले स्प्रिंग कुछ कंप्रेस होगी, बट क्वेश्चन ये है कि ये कितना कंप्रेस होगा इस स्प्रिंग में, अगर हमको कंप्रेशन फाइंड करना हो तो, बिकॉज अगर ये x है तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर हम इस तरफ x डिस्टेंस जा रहे हैं और ये एंगल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंगल है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन इस स्प्रिंग पर कितना आएगा? एक्स कॉस मतलब थीटा। x, हाँ, मतलब इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स स्प्रिंग विल बी x cos थीटा, और कंपोनेंट टुवर्ड्स स्प्रिंग का मतलब ये हुआ कि जब ये इस तरफ x आगे बढ़ रहा होगा तो ये वाली स्प्रिंग x cos थीटा के अमाउंट से कंप्रेस हो रही होगी, कंप्रेशन विल बी x cos थीटा। अब इस फैक्ट को यूज करें और नोटिस करें कि इस मास पर क्या फोर्सेस आएंगी, मतलब उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो K1 कांस्टेंट वाली स्प्रिंग जिसके अंदर x का एलोंगेशन है, ये स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट करेगी विच इज K1 मल्टीप्लाइड बाय द एलोंगेशन, हुक्स लॉ के हिसाब से K1x। ये वाली स्प्रिंग जो कि इससे थीटा एंगल पर, और ये कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग, तो अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये भी तो फोर्स लगाएगी, बट क्योंकि ये कंप्रेस हो रही है तो इसकी फोर्स बाहर की तरफ आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये फोर्स होगा इसका कांस्टेंट K2 मल्टीप्लाइड बाय जितने अमाउंट से ये कंप्रेस हुआ है, और ये कंप्रेस हुआ है x cos थीटा के अमाउंट से, तो K2 इंटू इसका कंप्रेशन। और सिमेट्री से क्योंकि एक स्प्रिंग यहां भी लगा रखी है तो एक और स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी विच इज ऑल्सो K2 मल्टीप्लाइड बाई x cos थीटा।
ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ ऑसिलेशन ये है एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका ऑसिलेशन की लाइन, जिस लाइन के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन होना है। तो उस लाइन पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, मतलब जिस लाइन के अलोंग इस मास को ऑसिलेट करना है, उस लाइन के अलोंग अगर मैं इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ये भी थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो नेट फोर्स एक तो ये k1x और ये जो k2x cos थीटा वाली फोर्स है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फिर से होगा। k2x cos थीटा इज द फोर्स एंड फर्दर जब उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक और cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस k2x cos स्क्वायर थीटा, और सिमेट्री से इधर से भी एक कंपोनेंट आएगा k2x का कंपोनेंट, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आपका एक तरीके से टोटल फोर्स आएगी, जिसको कि हम लिख सकते हैं k1 प्लस 2k2 cos स्क्वायर थीटा इंटू x। और ये जो k1 प्लस 2k2 cos स्क्वायर थीटा का पूरा टर्म देख रहे हो, इसको आप कह सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए k इफेक्टिव हो जाएगा, एंड उसके बाद टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे। बताइए। यस सर। क्लियर हो गया सभी को ना? क्योंकि Yes, हमको sir. थोड़ी यस ठीक है, सर। ओके जी। देन आगे बढ़ते हैं यार, थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, मतलब कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे एक ये एग्जांपल दिया आपने। अब एक एग्जांपल देखो जो बड़ा फेमस, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक स्प्रिंग लेते हैं, उसके साथ हमने एक मास लिया सपोज m1, और उसके ऊपर एक और मास पुट किया m2, डबल ब्लॉक ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं, 2 ब्लॉक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट k, राइट। और ये जो सिस्टम है ये स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट व्हेन स्प्रिंग वाज elongated, start when the spring was elongated by some distance x naught with zero velocity. मतलब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है, एक न्यूटन लॉ में 2 ब्लॉक सिस्टम, और m1 और m2 के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 m2 इज म्यू एंड ग्राउंड स्मूथ है। और कहा जा रहा है कि इफ ब्लॉक्स डू नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, do not move with respect to each other, find part 1 time period and part 2 mu की मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस है, तो हमने कहा ना पहला पार्ट आपका डायरेक्ट है, टाइम पीरियड के टाइम पर आप कभी दिमाग मत लगाइएगा कि इसमें क्या करना चाहिए। टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का प्री डिफाइंड रिजल्ट है, दिस इज 2 पाई रूट ऑफ m by k, बट क्योंकि ये दोनों मास एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, इनके बीच आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, तो इनको एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हैं। देयरफॉर टोटल मास जो ऑसिलेट हो रहा है वो m1 प्लस m2 एंड डिवाइडेड बाय k। इसमें कोई दिक्कत? तो पहला पार्ट आराम से फॉर्मूले से हो जाएगा, 2 पाई रूट टोटल मास बाय k। तो दूसरा पार्ट आप एनएलएम यूज कर दो, न्यूटन लॉ वाला कांसेप्ट। वो ये कह रहा है डू नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब कि इस लाइन को अगर हम डिकोड करें, क्या मतलब हुआ इसका? डू नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू सर ईच जो अदर। फोर्स लग रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं है, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है। नहीं देखो, अब आप
आधा आधा स्टेटमेंट आपने सही बोल दिया है, लेकिन आधा जब न्यूमेरिकल करने का टाइम आ रहा तो उसको शायद अब सिर्फ दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा। हाँ, एक्चुअली ये हम लोग गलती कर देते हैं फ्रिक्शन के क्वेश्चन में। जहां पर आता है तो हम ये सोचते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं है, जबकि टू ब्लॉक सिस्टम्स के अंदर हमेशा एक बात कही गई है इन केस ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम, ये कहा जाता है कि इफ दे डू नॉट मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है, आप उन दोनों के एक्सेलरेशंस को इक्वल कर दो, बस, और कुछ ना करें। टू ब्लॉक सिस्टम्स में सबसे बेस्ट मेथड है जस्ट इक्वेट देयर एक्सेलरेशंस। अब इनकी एक्सेलरेशंस क्या होंगी? जो नीचे वाला ब्लॉक है, अगर हम नोटिस करें, जब ये स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा तो ये नीचे वाले ब्लॉक पर लेफ्ट साइड एक फोर्स लगाएगा k मल्टीप्लाइड बाई एक्स नॉट का, और इस फोर्स के अपोजिट m1 के ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और एक्शन रिएक्शन लॉ के हिसाब से इस फ्रिक्शन की रिएक्शन m2 पर आएगी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। ये फोर्सेस होंगे। ऐसे में m1 की जो एक्सेलरेशन लिखी जाएगी लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, m1 की लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन वो लिखी जाएगी k x नॉट माइनस दिस फ्रिक्शन ओवर इसका मास m1, और m2 की एक्सेलरेशन फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई m2। इनको इक्वेट कर दीजिए, और क्योंकि आप क्रिटिकल केस सॉल्व करने जा रहे हो, लिमिटिंग केस सॉल्व करने जा रहे हो, तो फ्रिक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू पुट की जा सकती है न्यूमेरिकल्स के अंदर एग्जाम टाइम पर, क्योंकि जब आपसे मिनिमम पूछा है तो आप f को लिमिटिंग वैल्यू पर रखो, और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f वो हो जाना चाहिए, देखिए k x नॉट क्या रखेंगे, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा होगा, एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट विल बी m2g divided by m1 equals to again mu m2g divided by m2। बस इससे आपको म्यू मिल जाएगा, कितना होना चाहिए, आया समझ में ये चीज? यस सर। ठीक, हमेशा ये करिएगा टू ब्लॉक सिस्टम्स में, चाहे यहाँ पे कर रहे हो चाहे फ्रिक्शन में कर रहे हो, इससे बेस्ट मेथड एक्सेलरेशन से इक्वेट करेंगे। एट्थ, क्वेश्चन में इसको बोलते हैं टू बॉडी ऑसिलेटर, पर ध्यान देना है। टू बॉडी ऑसिलेटर बोलते हैं इसको, या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग से दोनों साइड मासेस अटैच होते हैं, मतलब स्प्रिंग बिटवीन टू मासेस। सैंडविच वाले में क्या था, अ मास बिटवीन टू स्प्रिंग, हियर द स्प्रिंग इज बिटवीन टू मासेस m1 m2, इनके बीच में मासेस, इसको बोलते हैं टू बॉडी ऑसिलेटर। और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो स्टार्टिंग मोमेंट है, क्वेश्चन के इनिशियल कंडीशंस एसएचएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फाई नॉट को समझने के लिए। तो स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर है अपने, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि स्प्रिंग इज परफेक्टली नॉर्मल, मतलब कोई इलोंगेशन नहीं है। m2 को हमने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है v2, और m1 को एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया है v1। तो v1 v2 ये सारा डायग्राम आप टाइम t इक्वल टू 0 पर देख रहे हो। टाइम t इक्वल टू 0 स्प्रिंग अपनी रिलैक्स है, ध्यान रखिएगा, आप अपने कॉपी में लिख दो स्प्रिंग रिलैक्स है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। दो चीजें पूछी जा रही है, क्वेश्चन समझ गए तो आगे बताऊं क्या पूछना है? क्वेश्चन क्लियर? ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ m1 एंड m2। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ m1 एंड m2।
और दूसरा एम्पलीट्यूड। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मैं एक काम करने जा रहा हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा अभी सिंपल करके चलेंगे। तो फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं एक डेटा यूज करने जा रहा हूँ जिसमें m1 इज 4 किलोग्राम, v1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, m2 इज 2 किलोग्राम एंड v2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने स्पेसिफिकली ये वैल्यू चूज की स्पेसिफिकली, एंड दिस टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग जिसको कि L0 कह रहे हैं, वो हम यहाँ पर 6 मीटर मानते हैं और 60 सेंटीमीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। स्पेसिफिकली मैंने ये वैल्यू चूज की है जानबूझ करके कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम में जो m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास होगा उसकी क्या वेलोसिटी आएगी। फर्स्ट पॉइंट, मतलब पहले रीजनिंग पे आएंगे, क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले रीजनिंग। सबसे पहले m1 और m2, सिंस m1 ज्यादा हैवियर है तो सेंटर ऑफ मास m1 के साइड कहीं पे होगा। 2 पॉइंट्स, कहां पर होगा, पहले पॉइंट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताएं। स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम कुछ मान लेते हैं यार, सपोज 100 है। पहले तो आप ये बताओ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं जब m1 दिया है, m2 दिया है, टोटल लेंथ दिया है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 का फॉर्मूला यूज करके। तो सर m2 से 40 सेंटीमीटर पे, हाँ मतलब m1 से 20 सेंटीमीटर पे आएगा और इधर से ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर पे। ये वर्किंग आप अपने आप करेंगे यार। अच्छा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए भी जो फॉर्मूला लगाते हो वो लगाते हुए m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 इन अ वेक्टोरियल फॉर्म, मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर्स के फॉर्म में लिखी जाए। तो जो मेरा डेटा है उसके हिसाब से m1 v1 और m2 v2 की वैल्यू सेम और डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, तो इस मैंने जानबूझ करके जीरो लिया हुआ है, जरूरी नहीं कि ये हमेशा जीरो आएंगे, मैंने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी जीरो रखा है। यानी कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं है। इसके बाद हमारा मैकेनिक्स का ही कंसेप्ट होता था कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है वो होती है एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास। तो अगर m1 m2 और स्प्रिंग ये तीनों मेरे सिस्टम माने जाए, मतलब इनको एक यूनिट मान लिया जाए, तो इस पर बाहर से कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे हम लोग, कोई एक्सटर्नल फोर्स। अगर m1 m2 और स्प्रिंग तीनों सिस्टम मान ले, जिस वजह से सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन इस प्रॉब्लम में आ गई 0। यहां तक ठीक चल रहा है आपको, बताइए पुराने कंसेप्ट है। यस सर। ठीक, ओके। तो क्या ये डिक्लेयर कर दे कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पर रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं है और सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। नो वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, which means the center of mass will not move, it will always remain at the same place. कोई दिक्कत है इसमें, इस स्टेटमेंट को बोलने में? नो सर। ठीक ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग का एक पॉइंट ऐसा है, स्प्रिंग का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये एक परमानेंट फिक्स पॉइंट हो गया। सो ये पॉइंट परमानेंटली अगर फिक्स्ड है तो हम ये मान सकते हैं कि m2 मास is connected by a spring of length 40 centimeter and m1 mass is connected by another spring of length 20 centimeter. एक 40 सेंटीमीटर की स्प्रिंग और एक 20 सेंटीमीटर की स्प्रिंग से इनको अलग अलग अटैच कर दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर फिक्स है तो यहाँ पर हम एक वर्चुअल डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं, एक वर्चुअल डिवीजन। और इस डिवीजन के इधर एक स्प्रिंग और इस डिवीजन के इधर एक दूसरी स्प्रिंग। और
लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट्स, कांस्टेंट को हम 300 कर देते हैं और सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए। ओरिजिनल स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर की थी। 60 सेंटीमीटर की स्प्रिंग का अगर ये कांस्टेंट है तो 20 सेंटीमीटर की स्प्रिंग कितने कांस्टेंट की होगी, जबकि के और एल में इनवर्स रिलेशन। तो 60 सेंटीमीटर का 1/3 स्प्रिंग कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कह सकते हैं 900 न्यूटन पर मीटर। और इधर वाली स्प्रिंग का कांस्टेंट, इस साइड जो स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट 60 था और ये 40 है, मतलब कि उसमें 60 और 40 तो लेंथ के बीच में 2/3 हुआ, 60 का 2/3 450 हो जाएगा। कांस्टेंट में 3/2 मल्टीप्लाई कर लो यानी कि 450 हो जाएगा। अब ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया जिसमें दो ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ऑसिलेट करेंगे, ये अलग ऑसिलेट करेगा, ये अलग ऑसिलेट कर जाएगा। M2 के पास वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड की, M1 के पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड की। अब आप इनको अलग अलग करके देखो क्या रिजल्ट बनता है। देखिए टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन k, सो इट इज 2 पाई रूट m2। अब मैं वैल्यू भूल गया, m2 था 2 अपॉन k इज 450। और इस साइड का टाइम पीरियड 2 पाई रूट m1 4 अपॉन 900, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। हालांकि बुक्स में इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है टाइम पीरियड निकालने का, विच इज 2 पाई रूट ऑफ, वो कहते हैं रिड्यूस मास यूज करते हैं इसमें, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू k। डायरेक्टली आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो टाइम पीरियड निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड ही निकालना है ना, तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे आगे से। ठीक है, हम भी यही काम करेंगे क्योंकि वेरीफाई कर लेते हैं, सेम ही आंसर आएगा। अगर मैं इसको यूज करूं टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट m1 m2, तो एक मास 2 किलोग्राम, एक मास 4 किलोग्राम डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट 300। क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लीजिए, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सब एक ही है, सेम वैल्यू है। यस सर। ओके, तो टाइम पीरियड। अब बताइए एम्पलीट्यूड कितना होगा यार m2 और m1 का। तो रिड्यूस मास वाले फॉर्मूले से टाइम पीरियड तक तो ठीक है, टाइम पीरियड में प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पीरियड अगर निकालना तो मैं खुद भी सजेस्ट ये करूंगा कि इसी का यूज करो। बट उसके अलावा अगर मुझे आंसर देना है लाइक एम्पलीट्यूड, फेज और बाकी सब चीजें, तो मुझे इस वर्किंग पे ही जाना पड़ता है। और इस वर्किंग के हिसाब से अगर मुझे m2 का एम्पलीट्यूड निकालना है जिसमें वेलोसिटी 4 है, स्प्रिंग कांस्टेंट 450 है और स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे है, तो चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो या फिर क्योंकि ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है अभी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी इज ए ओमेगा, बिकॉज ये भी एक कंसेप्ट एसएचएम में आता है। वेलोसिटी जब मीन पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग, तो मीन पॉइंट की वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा के बराबर भी लिखते हो। तो एम्पलीट्यूड ऑफ m2 यानी कि a2 इज वेलोसिटी 4 divided by omega, and omega is root of k by m. Root of k by m, k is 450 upon its mass 2। ये इसका एम्पलीट्यूड बनेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ m1 a1 velocity is 2 upon omega root k by m, k is 900 upon mass 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि m1 और m2 के ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड तो सेम है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी एम्पलीट्यूड सेम नहीं आ रही है। और एक और चीज आएगी, देखिए एक और बात इसके अंदर रहेगी
M2 वाला ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है, और M1 वाला पॉइंट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है। तो अगर हम फाई नॉट की बात करें, जो हमारा एसएसएम का फाई नॉट वाला कंसेप्ट था, तो यहाँ पर फाई नॉट की क्या वैल्यू रखी जाएगी और यहाँ पर फाई नॉट की क्या वैल्यू रखी जाएगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स पॉजिटिव, साइन एक्स का ग्राफ याद करिए, इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है, मतलब जीरो वैल्यू से पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है, इसका मतलब फाई नॉट 0 डिग्री। और इक्विलिब्रियम से नेगेटिव साइड जाना है अगर आपको, तो साइन एक्स के ग्राफ में, साइन थीटा के ग्राफ में ये एंगल पाई आना चाहिए, विच मीन्स टाइम पीरियड तो M1 M2 में बराबर है, और वो टाइम पीरियड ऑब्जेक्टिव मेथड्स में टाइम पीरियड इनका ऑब्जेक्टिवली आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लो। लेकिन आगे के अगर क्वेश्चंस आ जाएं, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड, तो यही मेथड फॉलो करना पड़ता है। और ये भी पूछा जाए कि आर दे ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, आर दे ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, तो आंसर हुआ नहीं, दे आर नॉट ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। इनफैक्ट इनके ऑसिलेशन में एक फेज डिफरेंस है, और कितना फेज डिफरेंस हुआ इन दोनों मासेस के ऑसिलेशंस में? एक तरफ 0 डिग्री है, एक तरफ पाई डिग्री है, मतलब कि ऑसिलेशन का फेज डिफरेंस 180 डिग्री। ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये मेंस में भी आ सकता है और एडवांस के एमसीक्यूज बन सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। बोलो भाई यहाँ तक? यस सर। सारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमने इंटेंशनली डेटा कुछ ऐसा लिया था जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी आई नहीं, इंटेंशनली ये काम किया था। बट अगर मैं अपना वैल्यू चेंज कर दूं, और अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दूंगा, सिंबॉलिकली सॉल्व करेंगे इसको। सपोज इधर m मास है, इधर 2m मास है, इसको हमने कुछ v0 वेलोसिटी प्रोवाइड की, और इसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, 0 वेलोसिटी। इस तरफ वेलोसिटी है, इस तरफ वेलोसिटी नहीं है, और स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे है, L0 नॉर्मल, और ये सारा स्टेटस टाइम t इक्वल टू 0 का है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन होगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहली बात, सेंटर ऑफ मास में क्या वेलोसिटी आएगी इस क्वेश्चन, तो एक बार जल्दी देखते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू v0 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, 2v0 बाई नहीं 2v0 by 3, 2v0 बाई 3, ठीक है। मतलब जो सेंटर ऑफ मास इनका होगा, उस सेंटर ऑफ मास में एक वेलोसिटी आएगी विच इज 2 टाइम्स v0 डिवाइडेड बाई 3। और सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी वो भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 2m वाले साइड से L0 by 3 डिस्टेंस पे होगा, और m वाले साइड से 2L0 by 3 डिस्टेंस पे होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार, अगर दिक्कत हो रही होगी तो। आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये 2 पॉइंट्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना रेफरेंस फ्रेम बदलने जा रहे हैं। अब हम अपना रेफरेंस फ्रेम चूज करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास को, यानी कि सब कुछ रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास देखने जा रहे हैं। सो नाउ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जब आप किसी चीज के रिलेटिव देखते हो तो जिसके रिलेटिव देखते हैं इसको क्या माना जाता है। अगर हम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास जा रहे हैं रेस्ट तो काइनेमेटिक्स रेस्ट पे, यानी हम मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में रेस्ट पे है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। नहीं है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे तो उसके रिलेटिव कर लेंगे सब कुछ, सो दैट कि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे मान सके, यानी कि इस पॉइंट को फिक्स कर सके। क्योंकि इस पॉइंट को फिक्स करने के बाद हम 2 अलग अलग मासेस और 2 अलग अलग स्प्रिंग बना सकते हैं। इधर अलग स्प्रिंग अलग मास, इधर अलग स्प्रिंग अलग मास। तो अगर हम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास चले गए तो सेंटर ऑफ मास को इमेजिन कर सकते हैं कि ये पॉइंट फिक्स है, और ऐसे केस में एक हमारे पास राइट साइड स्प्रिंग बन गई और एक हमारे पास लेफ्ट साइड स्प्रिंग बन गई।
सेम लॉजिक, बिकॉज 1/3 लेंथ है तो इधर 3k का कांस्टेंट, इधर 2/3 लेंथ है तो 3k/2 का कांस्टेंट, इधर 2m मास है, इधर m मास है। इस तरफ की वेलोसिटी, लेकिन अब आप एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं रखोगे क्योंकि आप रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास को चूज कर रहे हैं। रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास देखते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 2v0/3, इस 2m मास की वेलोसिटी है v0। ऐसे में इन दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे जब, तो v0 minus 2v0/3 which means relative velocity is v0/3। और इस मास में और इसके बीच रिलेटिव निकालेंगे। इस मास की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0, एक्चुअल वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2v0/3, 0 और 2v0/3 के बीच में जब रिलेटिव निकाला जाएगा तो वो माइनस 2v0/3 आएगा, और माइनस का मतलब ये लेफ्ट साइड जाएगा। अब ये एक ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो गया जिसके अंदर दो मासेस दो अलग अलग स्प्रिंग्स के साथ अटैच होकर के ऑसिलेट कर रहे हैं। टाइम पीरियड हालांकि वो डायरेक्ट निकाला जा सकता है, फिर भी आप चाहो तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग टाइम पीरियड का। 2 पाई रूट ऑफ दिस मास 2m अपॉन 3k, इधर से भी सेम आंसर आ जाएगा, और वो एक्चुअली में यही से आएगा, रिड्यूस मास वाले से भी सेम आंसर आ जाएगा। तो चाहे टाइम पीरियड निकालना था तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता, सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर दीजिए, सेम टाइम पीरियड यहां भी आ जाएगा। अब आप बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। सपोज ये ब्लॉक नंबर 2 है एंड सपोज ये ब्लॉक नंबर 1 है, तो नाउ एम्पलीट्यूड, अब सारा कंसेप्ट पता है, वेलोसिटी इज v0/3 इज द एम्पलीट्यूड a2 into ओमेगा रूट ऑफ k/m 3k अपॉन मास 2m, इससे a2। इधर का एम्पलीट्यूड निकालना है a1, तो उसके लिए वेलोसिटी इज 2v0/3 इज a1 ओमेगा रूट ऑफ 3k/2 अपॉन इसका मास m। ओमेगा एक्चुअली सेम ही आएगा दोनों का, इसीलिए टाइम पीरियड सेम आ रहा है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं इन 3-4 स्टेप्स को लेकर के, और फिर सेम चीज आएगी यार, इनके बीच फेज डिफरेंस है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से नेगेटिव साइड जा रहा है, तो सेम लॉजिक, फाई नॉट यहाँ पर पाई बनेगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से पॉजिटिव साइड जा रहा है, यानी कि इसका फाई नॉट 0 बनेगा। फेज डिफरेंस है इनके बीच में, इन दोनों मासेस के ऑसिलेशन में फेज डिफरेंस है, दोनों मासेस के ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। अगर कुछ कॉमन है इन दोनों के ऑसिलेशन में तो वो सिर्फ इनके ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड कॉमन है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑसिलेट ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं या फिर सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में ऑसिलेट कर रहे हैं ये लोग, तो उसका भी आंसर है ये सारी वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दी गई है, इसका मतलब दे आर ऑसिलेटिंग रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। ग्राउंड फ्रेम से ये कभी भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। सर ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद तो लीनियरली चल रहा है, तो हाँ। ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से ऑसिलेशन नहीं होगा। नहीं, ऑसिलेशन प्लस लीनियर वेलोसिटी हो गई ना उसमें, क्योंकि ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन है वो होती है टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। जो डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन है, ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स। दो फिक्स पॉइंट कभी मिल ही नहीं पाएंगे आपको। यस सर। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये मतलब इन दोनों मासेस के जो एब्सोल्यूट मोशंस हैं, एब्सोल्यूट मोशंस का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दे आर नॉन ऑसिलेटरी। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऑसिलेटिंग। बाकी मैं फिर बात बोलूंगा, मतलब मैं एडवांस को थोड़ा दिमाग में रख के चल रहा हूँ अभी। Masses will oscillate relative to center of mass with the same time period. There can be difference of their amplitude. The phase difference, there is a phase difference between the oscillations. और वो phase difference हमेशा ही 180 डिग्री का आएगा, always. फिर पिछले केस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 की थी उसमें, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में भी ऑसिलेशन होगा ना?
हाँ, तो वो स्पेसिफिक एग्जांपल था, बिकॉज सेंटर ऑफ मास भी नहीं मूव कर रहा उस केस में, तो वहां पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कह सकते हैं। यस यही तो क्लैरिटी की बात कर रहे हैं इसमें। तीसरा केस इन क्वेश्चंस में जो आता है वो ये है कि मतलब ये सब प्रॉब्लम्स है। जिस बच्चे का अब लॉजिक पकड़ लिया तो आपने प्रॉब्लम्स तो चाहे जितनी मर्जी क्रिएट करते रहो। लाइक ये दो मासेस हैं और आपसे कहा जाए कि स्प्रिंग आपकी बार एलोंगेटेड है, मतलब टाइम t इक्वल टू 0, दिस लेंथ इज L0 जो कि नॉर्मल लेंथ है उसकी, एंड प्लस x0 ये उसका एलोंगेशन है। इधर है m2 मास और इधर है m1 मास, और सिस्टम को रेस्ट की कंडीशन पे छोड़ा गया है, रिलीज एट रेस्ट, ये सब क्वेश्चन में कहा जाए, ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो आप टाइम पीरियड का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिकॉज अगर टाइम पीरियड पूछा भी जा रहा है ना तो उसमें कोई जरूरत नहीं, आप सीधा ये लिखिएगा, टाइम पीरियड यही आएगा इसका भी। मेरे को सिर्फ ये पूछना है एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, व्हाट इज एम्पलीट्यूड फॉर m2 एंड देन सेकंड पार्ट व्हाट इज द एम्पलीट्यूड फॉर m1। क्वेश्चन मेरा ये। ठीक है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है, दे आर रिलीज्ड एट रेस्ट, क्या मतलब हुआ? देखिए कितनी वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास में अगर इनको रेस्ट पे छोड़ा जीरो जाए? सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं। क्या सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन आएगा? नो सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास में 0 है और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 होगी, उसका रीजन अलग है, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्वेश्चन भी स्पेसिफिकली हो गया जिसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहने वाला है, चलेगा ही नहीं। और हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं यार कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, मतलब ये पूरी चीज 0 आएगी, तो इसका मतलब m1 s1 और m2 s2 न्यूमेरिकल वैल्यूज में बराबर होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। सो m1 s1 इज माइनस टाइम्स m2 s2 अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो। ठीक है, अब देखिए, देखो सही चीज अगर दिमाग में स्ट्राइक कर गई फिर तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, नहीं तो फिर ये लंबे लंबे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक बार बताओ, अगर हमारा ये m1 मास इधर s1 डिस्टेंस से ट्रेवल करे और m2 मास इधर s2 करे, ये तो ऑब्वियस है कि ये अंदर की तरफ ही आएंगे ना, स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे जाना चाहेगी, तो m1 राइट मूव करेगा, m2 लेफ्ट मूव करेगा। मैग्नीट्यूड वाइज m1 s1 इज सेम एज m2 s2, और
जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी, और स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे तब आएगी जब m1 का डिस्प्लेसमेंट और m2 के डिस्प्लेसमेंट का जो टोटल आए, डिस्प्लेसमेंट बाय m1 एंड डिस्प्लेसमेंट बाय m2, इनकी टोटल वैल्यू जब x0 के बराबर हो जाएगी तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि m1 कितना डिस्प्लेस करे और m2 कितना डिस्प्लेस करे ताकि स्प्रिंग नॉर्मल हो जाए। और उसके लिए दो कंसेप्ट हो गए, दो इक्वेशंस हो गए, इसके थ्रू S1 S2 पता लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो S1 है वो बन जाएगा आपका m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय x0, एंड S2 बन जाएगा इसके हिसाब से अब लैंग्वेज सुनो, ये रेस्ट की कंडीशन से चला, इसका मतलब एसएचएम के कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। अगर F1 रेस्ट पे था तो ये अपने ऑसिलेशन के एक्सट्रीम पॉइंट पर था या फिर अपने ऑसिलेशन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था। तो रेस्ट जीरो वेलोसिटी मतलब कि ये एक्सट्रीम पॉइंट पे था। S1 डिस्टेंस से ट्रेवल करने के बाद अगर स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल हो जाती है, मतलब कि फोर्स जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब यही मास इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। और एक्सट्रीम पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बाय डेफिनेशन इसी को एम्पलीट्यूड कहा गया है। सिंस m1 is at rest extreme point, after S1 displacement, when the spring will be normal, low force will be on m1, no acceleration on m1, equilibrium of m1 S1, यही चीज बाय डेफिनेशन एम्पलीट्यूड हो गई। सो S1 ही हमारा ब्लॉक m1 का एम्पलीट्यूड है और S2 ही हमारा ब्लॉक m2 का एम्पलीट्यूड। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन लगानी है। देखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कहीं नहीं। नाइन्थ, ये भी बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन और दे रहे हैं जो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस में से आते हैं। अब ब्लॉक, इसको वर्ड्स में लिखना चाहेंगे, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M अटैच्ड टू द स्प्रिंग, अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, उसका कांस्टेंट K इज ऑसिलेटिंग with amplitude, is oscillating with amplitude A naught, time period capital T, and energy E1. When the block was at first point, equilibrium position, ये दो केसेस लेने जा रहे हैं, एंड सेकेंड इज एक्सट्रीम पोजिशन। दो अलग अलग केसेस है। अनदर मास स्मॉल m is gently placed on it. and साथ में कहा जा रहा है and the two masses, and now the two masses move without slipping.
फाइंड पार्ट 1, फाइंड ए पार्ट कर दे रहे हैं। द न्यू टाइम पीरियड, न्यू एनर्जी एंड सी पार्ट, 3 चीजें क्या थी, न्यू एम्पलीट्यूड। ये 3 क्वेश्चन हैं। सर सेकंड केस में तो एनर्जी और एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा। सेकंड वाले में हाँ, टाइम पीरियड बदलेगा। ये सर टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। देखिए टाइम पीरियड की जो बात कर रहे हैं ना, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कंडीशन से। टाइम पीरियड स्प्रिंग का है तो वो सेम रहेगा। न्यू टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ऑफ टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाई k। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो मास बदलेंगे टाइम पीरियड बदल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों के लिए सेम आंसर है, चाहे ये वाला क्वेश्चन करो चाहे ये वाला क्वेश्चन करो, आप दोनों के लिए सेम आंसर। एनर्जी के बारे में बात करते हैं और नए एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला केस जो है ना क्वेश्चन में, जो पहला वाला केस है आपका फर्स्ट केस, उसमें कह रहे हैं कि जो स्मॉल m रखा जा रहा है वो तब रखा जा रहा है जब कैपिटल M अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से जा रहा था। सो कैपिटल M यहाँ पर ट्रेवल हो रहा था और इस समय हमने इसके ऊपर एक स्मॉल m मास पुट किया है, जेंटली पुट किया है, मतलब इसके ऊपर। इसकी कोई रेलेवेंस है जेंटली पुट करने का, मतलब जेंटली प्लेस, इसका रेलेवेंस मतलब बहुत हमेशा रखा जा रहा है, कोई बाउंसिंग नहीं होगी, कोई नहीं आने वाली है इसके अंदर, बहुत आराम से रख रहे हो उसमें। क्योंकि अगर हम ऐसे पटक करके रखेंगे तो नॉर्मल इंपल्सिव हो जाएगा, नॉर्मल इंपल्सिव आएगा तो जो इनके बीच फ्रिक्शन लगेगी वो इंपल्सिव हो जाएगी। जब स्मॉल m को आप जेंटली प्लेस कर रहे हो और तब जब कैपिटल M पासिंग थ्रू, और जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास कर रहा होगा तो इसके अंदर जो वेलोसिटी रही होगी वो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और एम्पलीट्यूड पहले वाला a1 था और ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब इसके ऊपर आप स्मॉल m को जेंटली प्लेस कर रहे हो, तो जस्ट आफ्टर प्लेसिंग अगर हम बात करेंगे तो एक तरीके से हमारे पास टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो गया और इसकी एक नई वेलोसिटी आ जाएगी। जस्ट आफ्टर प्लेसिंग की बात कर रहे हैं, और ये नई वेलोसिटी निकालने के लिए आप लगा सकते हो मोमेंटम का कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से इस नई वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब मास इनटू वेलोसिटी बराबर दिस टोटल मास इनटू नई वेलोसिटी, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। इसकी न्यू वेलोसिटी की वैल्यू जो आएगी वो बन जाएगी a1 इनटू रूट ऑफ k अपॉन कैपिटल M इनटू दिस मास m मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये इसकी नई वेलोसिटी आ गई। बट क्योंकि इस मास को जब रखा जा रहा था उस समय स्प्रिंग नॉर्मल है,
और जस्ट आफ्टर पर भी वो नॉर्मल ही रहेगी, मतलब स्टिल स्प्रिंग इज नॉर्मल। यानी अभी भी आप इक्विलिब्रियम पर हो, और अगर हम अभी भी इक्विलिब्रियम पर हैं तो ये वेलोसिटी, बिकॉज स्टिल वी आर एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, सो स्टिल इक्विलिब्रियम पर ये जो नई वेलोसिटी आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, इट शुड बी नया एम्पलीट्यूड इनटू नया ओमेगा, और नया ओमेगा होगा रूट के अपॉन नया मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इससे निकाल सकते हैं कि नया एम्पलीट्यूड कितना बनेगा। बताएं, यहां तक बताएं। यस सर। ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या इस समय? सर थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है बीच में। Yes, sir. वीडियो कॉल है देखो। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, कुछ डाउट लग रहा था मुझे। तो ये एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं इससे, है ना। देन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला याद करिए। एनर्जी ऑफ एसएचएम का जो फॉर्मूला है वो कहता है इट इज 1/2 टाइम्स मास ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। ये सीधा सीधा कांसेप्ट कहता है। तो एनर्जी बिफोर, इस मास को रखने से पहले जब सिंगल मास था, तो हाफ कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर इज के अपॉन मास और एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो पहले वाला एम्पलीट्यूड A1 था। एनर्जी आफ्टर में जब जाएंगे तो हाफ, नाउ द मास इज m प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, मतलब जितना मास ऑसिलेट करे वो सारा इसमें रख दीजिए। तो नाउ दोनों मास ऑसिलेट कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर के अपॉन टोटल मास और एम्पलीट्यूड स्क्वायर विच इज द नया एम्पलीट्यूड। नया एम्पलीट्यूड यहां से निकालेंगे पहले। A1 अंडर रूट m अपॉन अंडर रूट m प्लस m। A1 हाँ, और अंडर रूट कैपिटल M अपॉन m प्लस m, इस पूरे का स्क्वायर। ये बाद वाली एनर्जी आएगी। और एक बार चेक करेंगे तो बाद वाली एनर्जी पहले वाले एनर्जी से कम हो जाएगी। क्रॉस चेक कर लेंगे जब इसको, तो बाद वाली एनर्जी पहले वाले एनर्जी से लो आएगी। और उसका रीजन भी है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो इसलिए होगा कि जब आप इस मास को इसके ऊपर लाओगे तो ये वाला मास ट्रेवल कर रहा था, इसके अंदर कुछ वेलोसिटी थी, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी। दोनों को जब एक साथ रखा तो ये एक कॉमन वेलोसिटी पर आ गए। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया होगा, बहुत थोड़ा सा नेग्लिजिबल टाइम के लिए। और उस दौरान जब ये कुछ समय के लिए रिलेटिवली डिस्प्लेस हुए होंगे, उस थोड़े से इंटरवल में फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क हुआ होगा, जिस वजह से एनर्जी रिड्यूस कर गई होगी। एसर्शन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर वो वर्क बाय फ्रिक्शन में निकाल सकते हैं ना, चेंज इन एनर्जी निकाल कर। डिफरेंस, इनका डिफरेंस करिए, वो वर्क बाय फ्रिक्शन है। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से ये समझ आ जाता है कि हम जितना बेसिक्स पर रहेंगे उतना ज्यादा आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग अननेसेसरी वो प्रॉब्लम गलत ही करवाएगी। ये तो हो गया पहला वाला केस ना। दूसरे वाले केस में थोड़ा सा अजीब सा है। हालांकि एक और केस बन सकता है, पहले और दूसरे के अलावा तीसरा केस भी हो सकता है कि हमने इन दोनों के बीच में कहीं रखा है मास। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि हमारा कैपिटल एम मास जब एक्सट्रीम पॉइंट पर था,
एक्सट्रीम, तो उस समय उस एक्सट्रीम पॉइंट पर अब आप इसके ऊपर एक स्मॉल एम ला रहे हो, इसके ऊपर स्मॉल एम अब रख रहे हो उसके ऊपर एक्सट्रीम पॉइंट पर क्वेश्चन के हिसाब से, और वो भी जेंटली। मींस ना तो इसमें कोई वेलोसिटी है ना इसमें कोई वेलोसिटी है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब नो वेलोसिटी, जेंटली प्लेस करने का मतलब नो वेलोसिटी। दोनों में जब किसी के पास वेलोसिटी नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कंबाइंड होने के बाद भी कोई वेलोसिटी नहीं आई, यानी कि जस्ट आफ्टर पर जब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तब भी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यानी स्टिल इट इज एक्सट्रीम पॉइंट। और पहले भी ये एक्सट्रीम था, तो जो पॉइंट सिंगल मास के लिए एक्सट्रीम पॉइंट था वही पॉइंट कंबाइंड मास के लिए भी अगर एक्सट्रीम पॉइंट है, क्या फर्क पड़ेगा एम्पलीट्यूड में? कोई नोटिस करके बताओ भैया। नो सर। और नहीं पड़ेगा। और अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखो ना, एनर्जी का फॉर्मूला एक तरीके से हाफ जो मास होता है इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एक और तरीके से देखिए, हाफ मास ओमेगा स्क्वायर इज के अपॉन एम, सो वी कैन ऑल्सो से दैट एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मास से रखने पर के तो बदलेगा नहीं, ऐसे समझो आप। अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड, अगर हम लॉजिक्स पे जाए तो लॉजिकली आप ये कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड इज 2 टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ एसएचएम डिवाइडेड बाय के एंड उसका स्क्वायर रूट। तो अगर हमारे मास को रखने से, इस मास को प्लेस करने से अगर एसएचएम के एनर्जी में कोई फर्क आएगा तो एम्पलीट्यूड में फर्क आएगा, एनर्जी में फर्क नहीं है तो एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आने वाला। अब जिस टाइम पर ये स्मॉल एम लाया जा रहा है, ना तो इसके पास कोई वेलोसिटी ना इसके पास कोई वेलोसिटी, जब वेलोसिटी है ही नहीं तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं, और रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं जब, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। यहां पर प्रॉब्लम था, यहां पर जब मास रख रहे थे तो इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी थी, एक के पास वेलोसिटी है एक के पास नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से एनर्जी लॉस होगी। यहां पर दोनों के पास जीरो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की है एब्सेंट है, एनर्जी लॉस नहीं होगी। जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड में भी लॉस नहीं आएगा कोई, मतलब नया एम्पलीट्यूड पुराने वाले एम्पलीट्यूड के बराबर रहेगा, नई एनर्जी पुराने वाले एनर्जी के बराबर रहेगी। हाँ, टाइम पीरियड बदल जाएगा सर। मतलब मैं नॉन कैलकुलेटिव रीजनिंग दे रहा हूँ यार, कि आपको समझना पड़ेगा एनर्जी बदली के नहीं बदली, बस इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन वगैरह एग्जाम्पल के साथ यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं हम लोग, मतलब स्प्रिंग मास वाले क्वेश्चन कर रहे थे, इसी में थोड़े से और मतलब इनका लेवल इंक्रीज करें अगर, तो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का भी एप्लीकेशन कर सकते हो। सो 9th कैटेगरी, आई थिंक 10th कैटेगरी होगी जो भी है, स्प्रिंग ले ले और एक आइडियल पुली से उसको अटैच करे विद द स्प्रिंग एंड देन उसके साथ मास अटैच करे, नॉट टाइम पीरियड की वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो ध्यान देना है, पुली आइडियल है, मतलब कि रोटेशन नहीं है पुली में, आगे चल करके रोटेशन भी कंसिडर करा जाएगा। आइडियल पुली, इसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का यूज है, कैसे यूज है देखिएगा।
सपोज हम ये वाला मास x डिस्टेंस आगे लाते हैं, ये मास अगर x डिस्टेंस आगे चला जाए तो ऑब्वियसली ये पुली भी कुछ आगे आ जाएगी। मान लेते हैं कि पुली xp डिस्टेंस आगे आ गई, तो ये वाली स्प्रिंग कुछ एलोंगेट कर जाएगी ऐसे, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा कनेक्शन, इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। अगर हमारा ये पूरा लेंथ L0 है, सपोज दैट ये टोटल लेंथ L0 है, मतलब कि ये लेंथ L0, तो आप जरा नोटिस करो, मैं चौक मूव करूंगा, उसके बाद बताना आप जितना पोर्शन मैं चौक ट्रेवल करूंगा ये टोटल लेंथ कितनी आएगी। ये लेंथ L0 प्लस कुछ पुली के अराउंड जाएगा और प्लस ये लेंथ, तो ये टोटल लेंथ कितनी है आपके पास, मतलब अगर ये पूरा देखा जाए, मतलब बिटवीन पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितनी लेंथ यूज की जा रही है। तो 2L0 प्लस 2L0 और प्लस इसका हाफ सर्कमफ्रेंस पाई आर। अब उसी दो पॉइंट्स के बीच में कितना लेंथ हो गया, ए और बी के बीच में, अब टोटल लेंथ यहां से लेकर के यहां तक का पूरा लेंथ अगर हम देखें तो यहां से यहां तक L0 प्लस XP प्लस पाई आर प्लस XP प्लस L0, मतलब 2L0 प्लस पाई आर प्लस 2XP, ये नई लेंथ हो गई। तो कितना एलोंगेशन मिला मेरे को यहाँ पर, टोटल एलोंगेशन कितना, नहीं जो लेंथ आपकी 2L0 प्लस पाई आर थी वो लेंथ अब 2L0 प्लस पाई आर प्लस 2XP, तो ये आपका एक्स्ट्रा आ रहा ना, एक्स्ट्रा लेंथ कहां से आएगी, एक्स्ट्रा लेंथ क्योंकि अगर आइडियल स्प्रिंग से आए, क्योंकि स्प्रिंग की ही लेंथ बढ़ सकती है, स्प्रिंग की लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, तो जो भी लेंथ ज्यादा आ रही है वो इसलिए ज्यादा आ रही होगी कि ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गया होगा, यानी कि जो ये एक्स्ट्रा लेंथ है दैट इज एलोंगेशन, यानी स्प्रिंग 2XP का एलोंगेशन। और स्प्रिंग में एलोंगेशन होने की वजह से स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस पुली के ऊपर। ना सपोज यहां पर फोर्स कैपिटल T, टेंशन फोर्स कैपिटल T, और जो ये स्प्रिंग एलोंगेट हुई है ये क्या करेगा, ये इस पुली के ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर हम पुली का अलग से डायग्राम देखें तो इस पुली पर फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी, देखिए पुली पर राइट साइड में एक कैपिटल T लगेगा, राइट साइड कैपिटल T, और ये स्प्रिंग जो एलोंगेटेड है ये भी फोर्स लगाएगी इस तरफ, K मल्टीप्लाइड बाय द एलोंगेशन, एंड एलोंगेशन इज 2XP। और आइडियल पुली है तो दूसरे साइड पर जो फोर्स आएगी, मतलब आइडियल पुली के दोनों तरफ सेम फोर्स आती है, तो जितनी फोर्स इस तरफ है उतनी ही फोर्स यहाँ भी आएगी, बिकॉज ये आइडियल पुली है। अगर आइडियल नहीं होता, रोटेशन हो रहा होता, तो यहाँ अलग फोर्स होती, यहाँ अलग फोर्स होती। बट XP और X में क्या रिलेशन है, XP और X में रिलेशन अगर देखा जाए, सर XP ये तो इक्वल टू 2x हो जाएगा। नहीं, XP इक्वल टू X होगा ना, ये जो पुली है और ये जो मास है ये तो डायरेक्टली अटैच है आपस में, राइट, ये तो एक स्ट्रिंग से अटैच है ना, ये पोर्शन एक स्ट्रिंग है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये मास करेगा एग्जैक्टली सेम डिस्प्लेसमेंट ये पुली करेगी। दोनों के डिस्प्लेसमेंट अलग क्यों होंगे, ये दोनों पॉइंट एक ही स्ट्रिंग से तो अटैच है, यस यानी सर, एक्चुअल में XP और X बराबर है। सर तो कुल मिलाकर एक्सटेंशन 2x हो जाएगा। हाँ, और ये आइडियल पुली है तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए, मतलब दिस टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल टू K इंटू 2XP प्लस K इंटू 2XP, मतलब कि 4K और XP सेम एज X, मतलब ये दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, हमने लिखा अलग अलग था बट ये है सेम। इसका मतलब इस मास के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 4kx की लग रही है। तो इस मास के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन ब्लॉक
इज -4kx, माइनस साइन इसलिए लगा दे रहे क्योंकि वो अब बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इस वजह से ये जो 4 into k है ये आपके लिए बन जाता है k इफेक्टिव। इस प्रॉब्लम में इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज 4 की, और इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू बन जाती है 2 पाई रूट m डिवाइडेड बाई 4 ऑफ k। आप इसको भी एक बार डेरिवेशन कर लिया, बार बार नहीं करेंगे, इसको समझते हैं। हमारी पुली जो थी, ये जो पुली है इसके साथ ये 2 ब्रांचेस है, ध्यान दीजिएगा 2 ब्रांचेस। तो ये 2 ब्रांचेस थी, आपका कांस्टेंट 4 into k आ रहा है, पैटर्न को समझना पड़ता है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं अगर यहीं पर सिचुएशन को ये कर देता, प्रॉब्लम इस तरीके से होती, स्प्रिंग अटैच्ड पुली, इस साइड भी एक पुली लगा देते हैं और एक और इस तरफ लगा करके एंड देन मास के साथ अटैच करें। अब आप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाओ। क्या आएगा टाइम पीरियड? इसका आसान तरीका बता रहा हूं ऑब्जेक्टिवली, हालांकि इसको आप प्रूव कर सकते हो। अब आप देखो, इस मास के साथ ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 3, 3 ब्रांचेस है। नंबर ऑफ ब्रांचेस का स्क्वायर करिए, यानी k इफेक्टिव, नंबर ऑफ ब्रांच का स्क्वायर इनटू k, विच में 9k। और डायरेक्टली टाइम पीरियड लीजिए 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। क्लियर है यहाँ तक? सर अगर बाकी Yes. में स्प्रिंग लगी होती तो क्या करते? तो भी करेंगे, अभी उसको भी करें। सिंगल स्प्रिंग पर रहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बैटरी डाउन हो रही है एक्चुअली यार माइक की ना, तो एक और बता दें, सपोज ये केस होता, यहाँ पर पुली होती, ये ऐसे लगा होता, एक और स्प्रिंग लगा होता और ये मास होता, ये K2 और ये K1, टाइम पीरियड क्या होगा? इन क्वेश्चन के चांसेस वैसे काफी कम होते हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 और 2, 2 ब्रांचेस, यहाँ पर कितना आएगा कांस्टेंट? 4k1। 4k1, और 4k1 और k2 को आप सीरीज में ऐड करके देख लो, सीरीज के हिसाब से 1/k इफेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव तरीका हो जाएगा इसको करने का। क्या बनेगा के इफेक्टिव, बता सकते हैं? तो 4k1 और 9k1 सीरीज में। सैंडविच है ये।
इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला हाँ है। सर, पैरेलल Parallel. वाला। हाँ, तो इधर 4k1 दो ब्रांचेस है, यहाँ 1 2 3 ब्रांचेस हैं, 9k2 सैंडविच वाला कंसेप्ट 4k1 प्लस 9k2। ये ऑब्जेक्टिव तरीके आपको बताते जा रहे हैं। आते नहीं यार वैसे क्वेश्चन, क्योंकि बुक्स में हो सकता है 10 बार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने बताया है कि स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं। अब इसके बाद और भी है अभी, ये सब स्प्रिंग ब्लॉक है। इसके बाद आता है स्प्रिंग और सिलेंडर, स्प्रिंग और रिंग, स्प्रिंग और डिस्क, मतलब रोलिंग। ये तो सारे ब्लॉक है। अभी इसके बाद स्प्रिंग के साथ रोलिंग बॉडीज, फिर पुली के बासेस, वो बहुत एडवांस लेवल की चीजें हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी वो भी करेंगे, अब अगली क्लास में करेंगे इसको। आप इतना पहले रिवाइज करें और रोलिंग मोशन को एक बार रिवाइज करके बैठो, तो अगली वाली क्लास में हो जाएगा। ठीक है, और बाकी पेंडुलम में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पेंडुलम सिंपल है। ठीक है, अभी रख रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है आज। ठीक है जी बच्चे, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.